Namaskar viewers, today's topic is The Last Lesson and written by the author of The Last Lesson, Alphonse Daudet. और this lesson taken from Flamingo Class 12 text book. ये The Last Lesson जो है अल्फोंसे डोडेट का लिखा है। आप इसी के बारे में हम थोड़ा सा एक प्लॉट की समरी पढ़ लेते हैं इसमें। असल में अल्दो दिस इज द फर्स्ट लेसन of Flamingo textbook but named titled the last lesson। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसकी प्लॉट की समरी पढ़ लेते हैं। पहले प्लॉट समरी क्या है, जैसे कि लेसन आपने पढ़ा ही होगा, थोड़ा सा इसकी प्लॉट समरी पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स रिलेक्टेंस। द स्टोरी जो फ्रेंड्स का जो रिलेक्टेंस होता है, एक अनिच्छा होती है, जो उसकी इच्छा नहीं होती है। रिलेक्टेंस मीन्स अनिच्छा, उसकी इच्छा का न होना, रिलेक्टेंट होना। द स्टोरी इज नरेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए यंग बॉय नेम्ड फ्रेंच। तो स्टोरी जो है नरेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक यंग बॉय है, छोटा सा लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है। वहाँ से एक कहानी नरेट होती है। ठीक है, यानी फ्रेंच ही नरेट कर रहा है इस कहानी को। ही इज लेट फॉर स्कूल एंड फियर्स बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर एम हेमल, और स्पेशली बिकॉज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो ही इज लेट फॉर स्कूल एंड फियर्स बीइंग स्कॉल्डेड, क्योंकि फ्रेंच जो है स्कूल के लिए पहले ही लेट हो चुका है, और फियर्स बीइंग स्कॉल्डेड, और उसे डर है, फियर है, डर है, बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर, कि वो अपने टीचर के द्वारा, यानी एम हेमल जिनका नाम है, उनके द्वारा आज उसको बहुत डांट पड़ने वाली है, मार भी पड़ने वाली है, इसीलिए वो फियर्स यानी डर रहा है। क्लियर? स्पेशली बिकॉज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, और जिसका रीजन है डरने का उसका है क्योंकि उससे पार्टिसिपल का जो लेसन दिया गया है, पार्टिसिपल के जो रूल्स याद करने के लिए किए गए हैं, उसके लिए उसने कोई तैयारी या प्रिपेयर या उसे करके नहीं लाया, इसीलिए वो डर रहा है। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वॉज फियरिंग। He is tempted to skip school and enjoy the bright warm morning। तो ही टेम्पटेड टू स्किप स्कूल, तो इसीलिए वो जो है एक टेम्पटेड एक स्कूल एंड वो स्कूल से जाने से बचना चाहता है, इसीलिए वो किससे उसका जो आकर्षण है, इंजॉय द ब्राइट वार्म मॉर्निंग, क्योंकि सुबह अच्छी खासी धूप है, उस मॉर्निंग का, उस धूप की गर्मी का वो आनंद लेने के लिए स्कूल से वो कह रहा है कि स्कूल न जाने की सोच रहा है। स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर एज, अब देखो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर सेकंड वाला जो है टॉप हेडिंग है हमारा इसी का, इसको ध्यान से देखना। स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, जब वो स्कूल में पहुंचा है तो स्कूल का उसे एटमॉस्फेयर आज बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, बड़ा विचित्र लग रहा है। कैसे, देखते हैं आगे। एज फ्रेंच हेड्स टू स्कूल ही नोटिस सम अनयूजुअल थिंग्स। तो जैसे ही फ्रेंच उसके बाद चलो बहाना बना के जैसे तैसे वो स्कूल पहुंच ही जाता है, लेट ही पहुंचता है, लेकिन फ्रेंच हेड्स टू स्कूल जाता है तो ही नोटिस सम अनयूजुअल थिंग, वहां पर वो कुछ अनयूजुअल, असामान्य चीज जो रोज की तरह होती है, आज स्कूल में यानी उसके विद्यालय में, स्कूल में उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। ही सीज ए क्राउड गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वेयर ऑल द बैड न्यूज लाइक लॉस्ट बैटल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स इज पोस्टेड। और वहां पर वह देखता है, क्या देखता है, देखता है कि वहां पर ही सीज ए क्राउड गेदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहां बुलेटिन बोर्ड के सामने वो देखता है कि बहुत सारी क्राउड जो है, क्राउड गेदर्ड हुए यानी इकट्ठी हुई है, बिल्कुल बुलेटिन जो न्यूज वाला बोर्ड था, क्योंकि उस समय वहां पर युद्ध चल रहा है, फ्रांस और प्रेशिया का युद्ध चल रहा है, इसीलिए उस बोर्ड पर जब वो देखता है तो बहुत सारे लोग, जो उस नोटिस बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड जी है जो है, उस पर देखता है कि उसके आगे बहुत सारी भीड़ खड़ी है। तो वेयर ऑल द बैड न्यूज, और वहां पर उस हमेशा उस फ्रांस के उस बुलेटिन बोर्ड पर हमेशा अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, बैड न्यूज ही आ रही है। लाइक किस तरह की न्यूज आ रही है, लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार गए, और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर यानी भर्ती के लिए, यानी बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑर्डर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है नए नए सैनिकों की भर्ती है, क्योंकि बहुत सैनिक मरे जा रहे हैं, फ्रांस हार रहा, उसकी बुरी स्थिति हो रही है, तो ये सारी न्यूजें वहां पर आ रही हैं। He also noticed that the
school is really quiet, unlike the usual commotion of opening and closing desk. यद्यपि वो स्कूल नहीं पहुंचा, लेकिन स्कूल का शोर शराबा जो कमोशन जो था वो यहाँ तक सुनाई देता था। लेकिन अभी वह जो है ही ऑल्सो नोटिस, वहां पर वो ये बात को भी नोटिस करता है, ध्यान देता है दैट द स्कूल इज रियली जो है क्वाइट, बिल्कुल ऐसा डर हो रहा है जैसे डरावना कोई शांति होती है, यानी डरे हुए हैं, बिल्कुल चुपचाप डर के मारे शांत हैं, इस तरह की स्थिति उसे स्कूल में लगती है। अनलाइक द यूजुअल कमोशन, बिल्कुल उसके विपरीत जैसे यूजुअल कमोशन होता है, आमतौर पर स्कूलों में बहुत शोर शराबा यानी बाहर तक उसकी आवाज सुनाई देती थी, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क की। आज ये आवाजें बाहर बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही हैं। द लास्ट लेसन, अब देखो द लास्ट लेसन इसका टॉपिक है, इसमें देखते इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। व्हेन फ्रेंड्स एंटर्स द क्लासरूम ही इज सरप्राइज्ड टू सी हिज टीचर। तो जब फ्रेंच जो है, फ्रेंच उसके बाद अपने स्कूल क्लासरूम में जब एंटर करता है, क्लासरूम में एंटर कर रहा है, तो स्कूल के बाहर से उन्होंने देख लिया बहुत सुन्न है, शांत है, बिल्कुल कोई कुछ शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा अजीब सा टाइप का जो डरावना टाइप का जो शांति हो रही है वहां पर, तो उसे चौकन्ना करती है। तो जब वह क्लासरूम के अंदर पहुंचता है, he is surprised to see his teacher M. Himmel in his best clothes and the village elders, including the old Hoyer and the former mayor, sitting on the back benches. तो यहाँ पर वह देखता है कि एम हेमल इन हिज बेस्ट क्लोज, एम हेमल जो उनके टीचर हैं वो आज अपने सबसे बेस्ट क्लोज यानी अपने बिल्कुल नए कपड़े, अब क्लोथ कैसे होते हैं उनके कपड़े, यानी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा किस प्रकार की उनकी जो है फ्रिल्ड उनकी शर्ट है, ग्रीन कोट है और सिल्क की कैप है, जो वो स्पेशल डे पर पहनते हैं, जैसे रिवार्ड देना किसी को और इस तरह का इंस्पेक्शन करना है। तो इसी समय तो इस ड्रेस को देखकर उसे चौंक गया कि आज कोई खास दिन है क्या। फिर वो पीछे देखता है, क्या देखता है, इंक्लूडिंग द विलेज एल्डर्स, जो बैक बेंच हैं, जो पीछे की बेंचे हैं, विलेज गांव के एल्डर्स यानी सयाने लोग बैठे हुए हैं, जैसे उसमें ओल्ड हॉजर बैठे हुए हैं, फॉर्मर मेयर बैठे हुए हैं, सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज, यानी जो उनकी क्लास के पीछे की बेंचेज जो खाली रहती थी, आज वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उसको सरप्राइज होता है। एम हेमल इन ए ग्रेव एंड जेंटल टोन अनाउंस दैट इट इज देयर लास्ट फ्रेंच लंच। तो एम हेमल जो है पूरे क्लास में बड़े ग्रेव यानी बड़े सीरियस होकर बड़े जेंटल तरीके से इस टोन में अनाउंस करते हैं, बताते हैं सभी को दैट इट इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। वो कहते हैं कि आप सबके लिए यानी बच्चों आप सबके लिए ये बिल्कुल फ्रेंच का लैंग्वेज का यानी फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है आज। An order has come from Berlin that only German will be taught in the school of Alsace and Lorraine from the next day. अब उन्होंने ये बता दिया कि अब नेक्स्ट डे से क्या होगा, एन ऑर्डर यानी ऑर्डर आ गया है, क्योंकि जर्मनी ने जो है अल्सास और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के जीत लिए हैं, यानी टू डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास एंड लॉरेन वन बाय द जर्मनी। तो इसीलिए वहां जर्मनी से ऑर्डर आ गया है बर्लिन से, यानी कि अब यहाँ पर केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अल्सास जो है, अल्सास में ये है, अल्सास दोनों डिस्ट्रिक्ट जीत लिए, लेकिन अल्सास में हेमल जो है ये स्कूल की बात हो रही है, तो वहां पर केवल जर्मन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यू फाउंड रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर न्यू फाउंड का मतलब होता है कि नई किस्म की रेस्पेक्ट, इज्जत, एक नया आदर सम्मान जो है फ्रेंच के मन में जागता है। आप कैसे देखें आगे, तो फ्रेंच फील्स ए सेंस ऑफ शॉक एंड डीप रिग्रेट। जब उसे मालूम होता है फ्रेंच को कि अब हम अपनी मातृभाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, क्या अब जर्मनी ने से जीत लिया है तो अब यहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो इससे उसे जो है एक बहुत ही गहरा शौक होता है और डीप रिग्रेट माने बहुत ज्यादा दुखी होता है, पछतावा होता है। ही सडनली अंडरस्टैंड व्हाई एम इज ड्रेस्ड सो फॉर्मली एंड व्हाई द विलेज पीपल आर देयर। तो तब उसे अचानक से इस चीज का एहसास होता है कि आज हमारे एम हेमल जो हमारे टीचर हैं उन्होंने जो ड्रेस पहनी है इसीलिए पहनी क्योंकि आज कुछ विशेष दिन है। तो तब उसकी समझ में, और क्यों बाहर के लोग यानी गांव वाले या इधर उधर के शहर के गणमान्य व्यक्ति पीछे बेंचों पर एज ए स्टूडेंट की तरह क्यों बैठे हुए हैं।
ही रिग्रेट्स नॉट हैविंग टेकन हिज फ्रेंच लेसन मोर सीरियसली। अब यहाँ पर उसे रिग्रेट होता है, दुख होता है, पछतावा होता है कि नॉट हैविंग टेकन हिज फ्रेंच लेसन, कि वो अपने फ्रेंच के लेसन को उसने यानी अपने मातृभाषा के पाठों को यानी इसको बहुत ध्यान से कभी पढ़ा ही नहीं, यानी पढ़ाई में उसने कभी मन लगाया नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम ही फील्स ए सेंस ऑफ रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर ही टीचर, यानी पहली बार उसे फर्स्ट टाइम, देखो फर्स्ट टाइम क्या होता है, उसे फील होता है सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, अपने टीचर के प्रति रेस्पेक्ट होता है और उसका एडमायर करता है अपने टीचर को, एडमिरेशन होता है यानी एडमायर, अपने टीचर की तारीफ करता है, क्योंकि नहीं तो वो टीचर से नफरत करता है, टीचर मारता है, ये करता है, स्टिक है, कापी है, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान नहीं होता। लेकिन यहाँ टर्न हो गया, उसमें सेंस ऑफ रेस्पेक्ट और एडमिरेशन की भावना उसमें अचानक जाग गई कि हम आगे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। अब नंबर 5 में चलते हैं, द फाइनल एक्ट, लास्ट वाला जो भाग होता है इसका, ये प्लॉट है आपका, ध्यान से देखना विषय। During the lesson, M. Hamel speaks with passion about the French language, calling it the most beautiful language in the world. तो जब लेसन से स्टार्ट होता है तो फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन पढ़ाने वाले, इसके बाद वो टीचर भी यहाँ से कल से चले जाएंगे, वो भी दूसरी जगह चलाएंगे, क्योंकि ये जर्मनी का हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लेसन एम हैमल स्पीक्स विद पैसन, यानी बड़े पैसन से, बड़े जुनून से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसके बारे में बोलते हैं, कॉलिंग इट, फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये। क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। ही आस्क्स हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट एज ए लैंग्वेज इज द की टू पीपल्स फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। तो अपने बच्चों से, छात्र बच्चों से कहते हैं, ही आस्क्स हिज स्टूडेंट्स, कहते हैं कि गार्ड इट, इसकी रक्षा करना, एज ए लैंग्वेज इज द की, क्योंकि लैंग्वेज एक चाबी है पीपल्स फ्रीडम। जब कभी आप दूसरे के अधीन हो जाएं, पराधीन हो जाएं, तो उस समय आपकी लैंग्वेज ही आप में एकता स्थापित करेगी, आप में यूनिटी लाएगी, और वही लैंग्वेज ही आपको क्या करेगी, एकीकृत होकर एक ताकत बनेगी जो आपकी चाबी होगी उस आज़ादी से, उसमें उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए। तो लैंग्वेज इज द की, लैंग्वेज आपकी क्या है, एकता का प्रतीक, यानी चाबी है जो आपको बंधनों से, गुलामी के बंधनों से मुक्त करेगी, ये कहना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा एक लैंग्वेज के लोग इकट्ठे अलग अलग हो जाते हैं, उनमें एकता हो जाती है अगर बाहर इधर मिलते हैं तो। और यही जो फ्रीडम एंड, और ये आपकी पहचान भी होती है, ठीक है, ये क्योंकि एक भाषा जो होती है आपकी पहचान होती है। The class then attempts to write but the emotion is overwhelming. तो the class then attempts to write, उसके बाद क्लास, लिखने की क्लास शुरू हो जाती है, यानी उनके लेक्चर की क्लास पूरी होके फिर लिखने की क्लास होती है, और इमोशन इज ओवरवेलमिंग। लेकिन इमोशन जो था, जो भावनाएं जो थी, वो बहुत अति हो रही थी, यानी सभी भावनाओं में बहे हुए थे, बिल्कुल निराश दुखी लग रहे थे। Finally, as the church clock strikes 12 and the Christian soldiers' trumpets sound, M. Hamel stand up and unable to speak. अब देखो फाइनली जो है, यानी वहाँ के चर्च के क्लॉक ने स्ट्राइक 12, यानी उसने 12 बजाए, 12 बजे चर्च की घड़ी में आवाज आई, क्रिश्चियन सोल्जर्स ट्रम्पेट साउंड, और क्रिश्चियन जो सोल्जर थे जिन्होंने इसको जीत लिया था, उनका जो एक ड्रिलिंग हो रही थी, तो उनके ट्रम्पेट बजने लगे, उनके ट्रम्पेट यानी बजने लगे। एम हैमल स्टैंड्स अप, एम हैमल खड़े हो गए, एंड अनेबल टू स्पीक, और अब वो उनका गला भर आया, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। राइट्स द वर्ड्स, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पूरे जोर के साथ, यानी पूरी ताकत के साथ बड़े अक्षरों में लिखा, एज बिग इज पॉसिबल, यानी बहुत बड़ा, यानी अक्षरों में, वी लव फ्रांस, यानी वी लव फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, यानी लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस हमेशा जिंदा रहे। ऑन द ब्लैक बोर्ड पर लिखा, बिफोर डिसमिसिंग द क्लास, यानी डिसमिस करने से पहले उन्हें पूरे जोर से ये सारी चीज उस पर लिखी, और उसके बाद क्लास डिसमिस हो गई। तो ये आपका पूरा क्या है, ये प्लॉट का पूरा एक सार है, तो आपने लेसन पढ़ा होगा, इसमें ये मेन चीजें हैं, ये टॉपिक हमने इसमें बनाए हैं। अब हम इसके थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं।
फिर देखें तो इसी में देखें हम अबाउट द ऑथर, थोड़ा ऑथर के बारे में जानते हैं। अल्फोंसे डोडेट, अल्फोंसे डोडेट इनका नाम है, 1840 से 1897 तक रहे और फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये फ्रेंच के नोवेलिस्ट, नोवेल लिखने वाले और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। नोन फॉर स्टोरीज फिल्ड विद पैथोस, सिंप्लिसिटी एंड फैटिटिज्म। तो नोन फॉर स्टोरीज, तो ये अल्फोंसे डोडेट जाने जाते हैं अच्छी कहानियों के लिए, जिस ऐसी कहानियां लिखते हैं जिसमें पैथोस, पैथोस का मतलब होता है हौसला होता है, किसी को हौसला या किसी को वो करना, इंस्पायर करना, ताकत भरना। और सिंप्लिसिटी, सरल भाषा में लिखते हैं, सादगी होती है। पैट्रियटिज्म और देशभक्ति की भावना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। और द लास्ट लेसन वाज रिटन आफ्टर फ्रेंच डिफीट इन द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर 1870-71 व्हेन अल्सास एंड लॉरेन वेयर एनेक्स्ड बाय प्रेशिया। तो ये द लास्ट लेसन जो कहानी लिखी गई है, ये कब है? फ्रांस डिफीट इन द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर, फ्रांस जो है फ्रैंको-प्रुशियन वॉर में, यानी प्रुशिया से, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया 3 देश थे प्रुशियन में, तो उन्होंने जो है फ्रांस को युद्ध में 1870 से लेकर 71 में हरा दिया था। तो फ्रांस उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हार गया था, अल्सास और लॉरेन। तो उसी पर जो है ये कहानी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद लिखी गई है व्हेन अल्सास एंड लॉरेन वेयर एनेक्स्ड बाय प्रुशिया। एनेक्स्ड का मतलब होता है जिसको जीत लिया था प्रुशिया ने, या हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था, एनेक्स्ड। क्लियर? अब यहाँ पे इसकी जो थीम है, अब इसकी थीम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थीम इसकी लव फॉर वंस मदर टंग। इसमें सबसे बड़ी बात की गई है कि अपनी मातृभाषा के प्रति अथाह प्रेम, सोवनिज्म दिखाता है यहाँ पर, ये सोवनिज्म। तो लैंग्वेज एज आइडेंटिटी एंड प्राइड ऑफ नेशन, जिसमें बताया गया है कि आपकी मातृभाषा जो है आपकी एक पहचान होती है, आपकी मातृभाषा के द्वारा आप पहचाने जाते हैं। एंड प्राइड ऑफ नेशन, और यही राष्ट्र का सबसे बड़ा गौरव होता है। तो आपकी मदर टंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको बताया गया है। पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, लॉस ऑफ लैंग्वेज इज सिंबॉलिक लॉस ऑफ फ्रीडम। जब आप अपनी भाषा को खो देते हैं, अपनी मातृभाषा को खो देते हैं, तो इस सिंबॉलिक ऑफ लॉस ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर आप अपनी आज़ादी खो देते हैं, क्योंकि आप अपनी मातृभाषा में ही सारी अपनी चीज़ें व्यक्त करते हैं। अगर आप उसी को खो देंगे तो आप जो इसका एक प्रतीक है कि आपने आज़ादी खो दी। रिग्रेट एंड रियलाइजेशन, तो यहाँ पर यह भी बताया कि रिग्रेट किस प्रकार से दुख होता है, एक पछतावा होता है, रियलाइज भी होता है। तो फ्रेंच को हम देखते हैं कि उसे दुख भी होता है कि मैं अपनी पढ़ाई पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और रियलाइज भी होता है कि आज हमारी मातृभाषा कितनी है। उस टीचर के प्रति सम्मान होता है जिसके प्रति वो नफरत करता था। तो ये चीज़ें, रियलाइज और रिग्रेट, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग ओनली व्हेन इट इज टेकन अवे। और इस चीज़ का रियलाइज कब होता है? हम किसी चीज़ की वैल्यू तब करते हैं व्हेन इट इज टेकन अवे, जब ये चीज़ हमसे दूर चली जाती है, यानी हमसे छीनी जाती है, तब हमें उस चीज़ का महत्व का पता चलता है। पावर ऑफ एजुकेशन, तो पावर ऑफ एजुकेशन आप सभी जानते हैं, एजुकेशन की बहुत बड़ी ताकत होती है। नॉलेज, ये एजुकेशन आपको दुख, तकलीफ, परेशानी, सुख, दुख, यानी कोई आपका साथ ना दे तो उसी समय एजुकेशन आपका सबसे बड़ा दोस्त, फ्रेंड बन के आती है। इसकी बहुत बड़ी पावर होती है। तो नॉलेज ऑफ वंस लैंग्वेज कीप्स कल्चरल लाइफ, तो इसीलिए नॉलेज ऑफ वंस लैंग्वेज, तो कभी भी जो है, अगर आप अपनी भाषा है, आपकी वंश लैंग्वेज यानी किसी की अपनी भाषा है, उसका ज्ञान ही हमेशा उसके कल्चर यानी संस्कृति को जिंदा रखता है। क्योंकि आप जिस मातृभाषा से आते हैं, आप उसी मातृभाषा में क्या संस्कृति या खाना पीना, रहना, पहनावा, ये सारी चीज़ें, आपके बातें करना, ये सारी चीज़ें वो जिंदा रखती है। संस्कृति जो है विरासत में आगे चलती है भाषा के द्वारा। क्लियर? ऑपरेशन एंड रेसिस्टेंस, तो ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार और रेसिस्टेंस का मतलब होता है एक विरोध। तो फोर्सिंग जर्मन रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल डोमिनेंस, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फोर्स के द्वारा, ताकत के द्वारा जर्मन जो है कॉलोनियल डोमिनेंस यानी फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट पर अपनी बिल्कुल कॉलोनियल, अपनी एक औपनिवेशिक जो है एक डोमिनेंट बन के आ जाता है यहाँ पर प्रभाव यानी ताकत के साथ। जबकि फ्रेंच बिकम्स सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और जबकि हम फ्रांस देखते हैं कि उसकी ताकत का वो विरोध का प्रतीक है।
तो जर्मनी एक ऑपरेशन का प्रतीक है, अत्याचार यानी दबाव या हड़पना, उसके राज्य को जीतना उसका प्रतीक है, जबकि फ्रांस उसका विरोध का प्रतीक है। क्लियर। कैरेक्टर्स, इसमें हम कैरेक्टर देखेंगे। फ्रेंच दो नरेटर, फ्रेंच जो लड़का है वही इसमें नरेटर है, वही पूरी कहानी को नरेट करता है। एक यंग लड़का है, छोटा सा, केयर फ्री है, आज़ाद स्कूल बॉय है, छोटा सा बच्चा, जैसे कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। आप जानते ही हैं। हेट्स ग्रामर एंड अवॉइड स्टडीज, जो हमेशा ग्रामर के रूल से अवॉइड कर, बिल्कुल हेट करता है, घृणा करता है, और स्टडीज से हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है, पढ़ाई लिखाई से। सडनली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, और अचानक उसे जो है लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व तो पता तब चलता है जब हेमल क्लास में, हेमल जो टीचर बताते हैं कि दिस इज द लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज लेसन। ठीक हो गया। रिप्रेजेंट्स द इनोसेंस ऑफ यूथ एंड डिलेड रियलाइजेशन, और यह इस चीज का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। कौन? फ्रेंच एक बच्चे के रूप में इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा इनोसेंस ऑफ यूथ, यानी एक ऐसी उम्र है जिसमें वो टाइप का उसे अक्ल नहीं है, और लेकिन बाद में डिलेड यानी रियलाइजेशन, लेकिन बाद में उसे इस चीज का रियलाइज होता है जब कोई चीज उससे दूर होती है, उसकी भाषा या उसके टीचर। क्लियर। एमएमएल का जहां तक है, एमएमएल के बारे में डेडिकेटेड ये हमने देख लिया इसमें, फिर भी हम देख लेते हैं। एमएमएल जो है डेडिकेट फ्रेंच टीचर इन अल्सास ऑफ 40 years। तो ये अल्सास में जो है एक बिल्कुल ही समर्पित टीचर है, फ्रेंच टीचर हैं, और 40 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। बाप रे, 40 साल से वहां पर एक डेडिकेट समर्पित फ्रेंच टीचर हैं अल्सास में। स्टर्न बट डीपली पेट्रियटिक, थोड़ा सा स्टर्न है, स्टर्न मीन्स थोड़ा सा सनकी या सख्त मिजाज, स्ट्रिक्ट है काफ़ी, लेकिन डीपली बहुत गहरे तरीके से, बहुत डीप तरीके से पेट्रियटिक हैं। पेट्रियटिक मतलब देशभक्त है, पेट्रियटिक है। इमोशनल एंड फैसिनेट अबाउट प्रिजर्विंग फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी उसके लिए काफ़ी फैसिनेट हैं और इमोशनल हैं। उसकी सुरक्षा के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए बहुत ही भावनात्मक, बहुत ही पैशनेट हैं, उसके प्रति जुनून है उनका कि फ्रेंच लैंग्वेज जिंदा रहे। सिंबल ऑफ कमिटमेंट, नेशनलिज्म एंड डिग्निटी, तो ये अपने आप में एम हेमल के नाम से जो कैरेक्टर है जो टीचर का, वो कमिटमेंट है उसका, और नेशनलिज्म के प्रति, राष्ट्रवाद जो होता है उसके प्रति, और उसकी डिग्निटी, उसकी शान के प्रति इनका कमिटमेंट है, यानी उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। ब्लेजर्स, यहाँ पर आप देखेंगे विलेजर्स को, गांव वाले जो हैं, गांव वाले भी आते हैं यहाँ पर बैक बेंच में, जब लास्ट दिन आता है अपनी तरह का अंदाज होता है उनका एमएल को विदा करने का। तो ओल्ड हॉजर, यहाँ पर हम ओल्ड हॉजर को भी देखते हैं, फॉर्मर मेयर को भी देखते हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर को भी देखते हैं, अदर्स भी जो सयाने लोग होते हैं वो भी अपने तरीके से शिक्षा उन्हें अपने टाइम पर नहीं पाई और उन्हें मलाल है, इसीलिए वो शिक्षा सीखने के लिए भी आए हैं आज के लेसन को, और ऊपर से अपनी तरफ से एमएल जो 40 साल की सेवा जिनके अल्सास में है उन्हें विदा करने, सहयोग करने भी आए हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भी आए, ये उनका तरीका है। रिग्रेट नेग्लेक्टिंग देयर लैंग्वेज एंड कम टू शो रेस्पेक्ट ऑफ एमएल, तो उन्हें बहुत दुख होता है कि आज उनकी लैंग्वेज को जर्मन ने जब डिस्ट्रिक्ट जीत लिया है, तो इसीलिए उन्हें जो है इसका बड़ा दुख है, और अपना रेस्पेक्ट जो है एमएल के प्रति दिखाने के लिए वो आए। रिप्रेजेंट कलेक्टिव गिल्ट एंड अवेकनिंग ऑफ नेशनल प्राइड, तो रिप्रेजेंट वो सारे जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्टिव गिल्ट माने सभी सामूहिक रूप से इस गिल्ट को, इस गलती को वो जो है स्वीकार करते हैं कि हमने टाइम से एजुकेशन नहीं पाई, इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई के प्रति, तो इस चीज़ को उनमें जागता है, अवेकनिंग ऑफ नेशनल प्राइड, और राष्ट्र का जो गौरव है उसको जगाने के लिए उसको अवेकन हो गए हैं वो, यानी वो आगे बढ़े रहे, आगे जागृत रहे, इसको भी अवेकनिंग के लिए, वो नेशनल प्राइड के लिए यानी राष्ट्र गौरव के लिए भी यहाँ पर उसके प्रतीक के तौर पर भी आए हैं।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सेटिंग। अब क्लास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेटिंग, यानी जो आप देखते हैं दृश्य जो वहाँ का क्लासरूम इन अल्सास है ड्यूरिंग फ्रेंको पर्शियन वॉर, यानी फ्रांस और प्रुशिया का जो वॉर है उसमें क्लासरूम का नज़ारा है। और इसमें जो थोड़ा सा इतिहास का, आफ्टर फ्रांस लॉस्ट द वॉर जर्मनी इम्पोर्ट जर्मन लैंग्वेज ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, तो यहाँ पर इतिहास का कंटेक्स्ट भी हमें दिखता है, क्योंकि जब वो युद्ध हुआ था 1770-71 में, तो वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज इम्पोर्ट जबरदस्ती थोपी गई थी उसके बारे में, और युद्ध का और अल्सास और लॉरेन में इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताया गया है। इमोशनल एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइलेंस सीरियसनेस है, साइलेंस खामोशी है। जर्मन ने 2 जिले जब जीते फ्रांस में तो खामोशी है, सीरियसनेस है, रिग्रेट है, पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति, दुख, सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर कुछ सिंबलिज्म में है, कुछ सिंबल हमें देखने को मिलते हैं। वो सिंबलिज्म क्या है? स्कूल सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, स्कूल यहाँ पर जो है उसको एक राष्ट्रीय पहचान के तौर पर देखा गया है। लैंग्वेज जो है यहाँ पर लैंग्वेज को हमारा जो है सिंबल ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी और एकता का प्रतीक माना गया है, उसका प्रतीक सिंबल माना गया है लैंग्वेज को। विव फ्रांस, विव फ्रांस जो है हमारा, विव फ्रांस रेसिस्टेंट अगेंस्ट ऑपरेशन, तो ये विव फ्रांस जब वो बोर्ड पर लिखते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद, लंबे समय तक फ्रांस जिंदाबाद रहे, जीवित रहे, लॉन्ग लाइफ फ्रांस, तो उसमें एक रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन यानी एक ऑपरेशन जो अत्याचार जर्मनी की तरफ से हो रहा है, कब्जा हुआ, ये हुआ, तो उसके प्रति फ्रांस का एक विरोध भी दिखाता है जब वो ब्लैक बोर्ड पर इसको लिखते हैं, उनके मन में भी ये भावना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेज भी आए हैं, यानी कुछ इस चीज को बड़ा डिवाइस, जो लिटरेरी डिवाइस उसे कहते हैं जो भाषा को खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आयरनी है, एक आयरनी की ये फ्रांस हेटेड फ्रेंच अर्लियर, तो फ्रांस जो फ्रेंच जो है पहले फ्रेंच से भाषा से हेट करता था, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन अचानक उसे जो है जब उसे पता चला कि अब ये यहाँ पर केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी तो रिग्रेट व्हेन इट इज टू लेट, तो उसे रिग्रेट होता है, दुख होता है कि मैं क्या कर बैठा, तो टू लेट हो जाता है, बहुत देर हो जाती है, अब वो फ्रेंच कहाँ से सीखेगा, इसका उसे पछतावा होता है। सिंबलिज्म, यहाँ पर कुछ प्रतीक हैं, प्रतीकवाद भी हैं, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज जो है फ्राइड का प्रतीक है, फ्रेंच भाषा जो है वो फ्राइड का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, पहचान का प्रतीक है और देशभक्ति का प्रतीक है। पैथोस इमोशनल फेयरवेल ऑफ एबहेमल, तो पैथोस माने होता है हौसला अफजाई करना है, यानी हेमल का वो सारे लोग जो हैं एम हेमल को हौसला अफजाई के लिए आए हैं सारे लोग गांव वाले, तो इमोशनल फेयरवेल ऑफ एमएल, तो एम एमएल जो टीचर है उसको बड़ा इमोशनल यानी भावनात्मक तरीके से उन्हें वो क्या करते हैं, फेयरवेल देते हैं, विदा करते हैं। इमेजरी, यहाँ पर कुछ इमेजरी, यानी इमेजरी क्या होती है, जब इस तरह से हम वर्णन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र सा बन जाता है, उसे इमेजरी कहा जाता है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। क्लासरूम जैसे हमें बता रखा है, गांव वाले पीछे बैठे हैं, गार्डन है, पिजन्स यानी कुछ कबूतर हैं, जैसे लेसन में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कहते हैं क्या इन कबूतरों को भी वो जर्मन सिखाएंगे, यानी हम पर तो जबरदस्ती कर सकते हैं कि यहाँ के जानवरों को या कई चीज़ों को क्या इनको भी जर्मन सिखाएंगे, तो आयरनी करके ये चीज़ें हमें दिखनी पड़ती है, तो ये सारी इमेज क्रिएट करती है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल विरोधाभास होता है, उसको कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। फ्रेंच केयरलेस एटीट्यूड, तो पहले फ्रेंच जो है लैंग्वेज जर्मन यानी फ्रेंच भाषा के प्रति, पढ़ाई के प्रति उसका एटीट्यूड बिल्कुल केयरलेस था, लापरवाह था, लेकिन अचानक जब उसे ये न्यूज पता चली तो उसके बाद वो सीरियस हो गया। तो यहाँ पर दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट हैं, पहले केयरलेस होना, बाद में सीरियसनेस होना। क्लियर? तो इसका सेंट्रल आइडिया, इसका जो केंद्रीय भाव है, इसका हम पढ़ें अगर, द स्टोरी कॉन्वेज दैट लैंग्वेज इज द की टू फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, तो इसमें ये बताया गया है मुख्य भाव जो है लैंग्वेज आपका जो है, आपकी जो है जब आप गुलाम बन जाएं, किसी के अधीन हो जाएं, तो आपकी भाषा ही आपकी आज़ादी और पहचान की चाबी है। ये चीज़ है, एक ये बताया गया। दूसरा है इट टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ लविंग एंड प्रिजर्विंग वंस मदर टंग एंड वार्स अगेंस्ट नेग्लेक्टिंग इट, तो इसमें यह भी बताया गया है कि आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो मदर टंग है, हमेशा उसे प्रिजर्व यानी संरक्षित रखो, उसे बचा के रखो, क्योंकि ये जो है इसका कभी नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है,
अपनी मातृभाषा की कद्र करो, आपके कल्चर के लिए अच्छा रहेगा, आपकी आइडेंटिटी के लिए अच्छा रहेगा, और उसके बाद ये आपकी यूनिटी के लिए, एकता के लिए अच्छा रहता है मदर टंग, मातृभाषा। तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई गई है। तीसरा जो है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पेन ऑफ बीइंग इंस्लेव्ड एंड लूजिंग कल्चरल आइडेंटिटी। इसमें यह भी बताया गया है पेन ऑफ बीइंग इंस्लेव, जब आप किसी के इंस्लेव होते हैं यानी गुलामी में रहते हैं, तो वहां पर जो है गुलामी के अंतर्गत आपको उन्हीं की भाषा, उन्हीं की चीज, उन्हीं की सारी हुकूमत माननी पड़ती है। तो वहां पर आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को, अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो देते हैं। तो इस चीज को भी इसमें रिफ्लेक्ट किया गया। और यहाँ पर एम हेमल का कैरेक्टर स्केच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो एम हेमल इज ए डेडिकेटेड एंड पैशनेट फ्रेंच टीचर। ये बिल्कुल समर्पित और पैशनेट क्या है, टीचर है, बिल्कुल समर्पित भाव से, उसमें जुनून है उनके। फ्रेंच के टीचर हैं, फ्रेंच भाषा के। द स्टोरी प्रेजेंट्स हिम इन ए न्यू लाइट ऑन हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग। तो स्टोरी में हम देखते हैं कि वो लास्ट डे जो है यानी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, उसकी टीचिंग करते हुए कहानी में हम देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पैट्रियटिक एंड इमोशनल, वो काफी पैट्रियटिक, देशभक्त हैं और इमोशनल भी। ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन एम हेमल इज ड्रेस्ड इन हिज स्पेशल संडे क्लोथ। तो हम यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल लास्ट दिन क्या होता है जब फ्रेंच, तो एम हेमल इज ड्रेस्ड इन हिज स्पेशल संडे क्लोथ। जो संडे को स्पेशली वो कपड़े पहनते हैं, आज वही कपड़े पहने हैं। और वो कपड़े कौन से हैं, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट होता है, हरे रंग का कोट है, फ्रिल्ड मतलब जिसमें झाला टाइप के यानी बीच में सिकुड़न यानी सलवटें टाइप की होती हैं, उसको शर्ट कहते हैं। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क लैब, और काले कलर की जो है सिल्क की कैप पहनते हैं छोटी सी, विच ही ओनली वियर्स ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे। ये कब पहनते हैं, जब इंस्पेक्शन करना हो स्कूल का या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। तो दिस शोज द सोलेमिटी ऑफ ओकेजन, इससे हमें पता चलता है कि वो मौके, अवसर या टाइम का कितनी गंभीरता से उसको लेते हैं। ही इज विजिबल इमोशनल एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्स एज ही अनाउंस दैट दिस इज द लास्ट लेसन। तो यहाँ पर हमें वो दिखाई देते हैं, इमोशनल काफ़ी विजिबल होते हैं, यानी इमोशनल दिखाई देते हैं एम हेमल, जब वो उनकी आवाज़ भी कांपती है जब वो कहते हैं कि आज फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन होगा। स्ट्रिक्ट येट काइंड, यद्यपि हमें मालूम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि ही वॉज नोन फॉर हिज रूलर, वो अपने आयरन का जो रूलर, लोहे का जो स्केल है उसके लिए जाने जाते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन बट ऑन दिस डे इज पेशेंट एंड जेंटल, आज उनमें बहुत धीरज है, आज वो बहुत ही जेंटल सज्जन हैं बने हुए। ही डज नॉट स्कॉल फ्रेंच फॉर बीइंग लेट और फॉर नॉट नोइंग हिज लेसन। तो आज वो जो है फ्रेंच को जो है लेट हो गया था फ्रेंच स्कूल के लिए, उसके लिए भी नहीं डांटते हैं, और उसने अपना लेसन यानी ग्रामर पार्टिसिपल के रूल याद नहीं कर रखे हैं, उसके लिए भी नहीं डांटते हैं। इंस्टेड ही स्पीक्स विद ग्रेट सैडनेस एंड रिग्रेट, और बल्कि उसके बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े दुखी होकर बात करते हैं, बहुत रिग्रेट से बात करते हैं उससे। प्राउड एंड डिग्निफाइड, उन्हें बहुत प्राउड एंड डिग्निफाइड, यानी डिस्पाइट द सॉरो ही मेंटेन्स डिग्निटी, लेकिन इतनी दुख गमगीन माहौल के बावजूद भी वह डिग्निटी बनाए रखते हैं। ही राइट्स ऑन द बोर्ड विद ग्रेट फोर्स, तो अपना प्राउड बना के रखते हैं, फोर्स पूरे ताकत के साथ लिखते हैं। वी लव फ्रांस, वी लव फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लाइफ फ्रांस कहते हैं जिसे, इसका अर्थ ये हुआ, फ्रेंच भाषा का वर्ड है ये। तो ए फाइनल एक्ट ऑफ डिफाइंस एंड पावरफुल डिस्प्ले ऑफ हिज लव फॉर हिज कंट्री, जब वो बोल नहीं पाते हैं तो वो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में क्लास डिसमिस से पहले। तो इससे पता चलता है कि उनका कितना प्रेम है अपने देश के प्रति, कितना अपनी मातृभाषा के प्रति कितना प्रेम है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई डिस्प्ले होती है। सिंबॉलिक फिगर, एम हेमल इज ए सिंबल ऑफ फ्रेंच पैट्रियटिज्म। यहाँ पर एम हेमल जो टीचर हैं उनको एक फ्रेंच पैट्रियटिज्म, फ्रेंच भाषा के प्रति, देशभक्ति के प्रति प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। और पासिंग ऑफ एक कल्चरल एरा, ऐसा लगता है कि जैसे एक संस्कृति का एक अध्याय खत्म हो गया है। His departure signified the loss of freedom and suppression of the French language and identity in the annexed territories। और यहाँ पर his departure
सिग्निफाई, उनका विदा होना, उनका फेयरवेल, ये चीजें सिग्निफाई करता है कि आज़ादी, लॉस ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी खत्म हो गई, सप्रेशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर क्या हो गया, यानी सप्रेशन हो गया, उसका दमन हो गया, एंड आइडेंटिटी इन द अनेक्स्ड टेरिटरीज, और जो उनकी आइडेंटिटी जो है, जो अनेक्स्ड है, जो बिल्कुल उस पर टेरिटरीज यानी जो आसपास जो भाषा है सब कुछ है, उस पर जर्मन ने बिल्कुल अनेक्स्ड कर दिया, उसको क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, उनकी संस्कृति पे कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीजें इस चीज का प्रतीक है। तो होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक कोशिश है इससे, क्योंकि पूरा लेसन पढ़ाया नहीं जाता है, तो उसके मेन पॉइंट्स, प्लॉट, यहाँ पर हमने प्लॉट भी पढ़ा, सिंबल भी पढ़े, पोएटिक नहीं सॉरी जो डिवाइसेज हैं वो भी पढ़ा, लैंग्वेज की जो डिवाइसेज होती हैं, कैरेक्टर के बारे में भी पढ़ा, इसमें क्या एजुकेशन मिलती है, जो मैसेज देने की कोशिश की है वो भी पढ़ा, प्लॉट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।